एक भी ईंट रखने से पहले, पहला पिलर पानी में खड़ा करने से पहले हमें नीचे की जमीन को समझना जरूरी है। यहीं से हमारे सफर की शुरुआत होती है, साइट सर्वे से। सोचो, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक कर रहा है। जैसे डॉक्टर को एक्सरे और ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही इंजीनियर्स को डेटा की जरूरत होती है। ये डेटा हमें सॉइल और वाटर सर्वेज से मिलता है। ये सर्वेज हमें पानी के नीचे छुपे राज बताते हैं। नीचे किस तरह की मिट्टी है, पानी का बहाव कितना तेज है, नदी का तल पथरीला है या समतल। ये सर्वेज बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें पानी की गहराई, बहाव की ताकत और नदी के तल की बनावट के बारे में बताते हैं। ये जानकारी ब्रिज के पिलर्स को डिजाइन करने और उनकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी होती है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन, या इस मामले में नदी का तल, इतना मजबूत होना चाहिए कि ब्रिज का भारी वजन उठा सके। नदी के तल के राज पता चलने के बाद हम डिजाइन के पड़ाव पर आते हैं। यहां इंजीनियर्स विशाल इमारतों के आर्किटेक्ट की तरह हमारे ब्रिज के पिलर्स के ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं। ब्रिज के पिलर्स की डिजाइन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें साइट सर्वे के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा को ध्यान में रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, किस प्रकार की नींव की आवश्यकता है, यह तय किया जाता है। यह उथली होगी या गहरी, यह मिट्टी की स्थिति और पिलर पर पड़ने वाले भार पर निर्भर करता है। गहरी नींव के लिए हम अक्सर पाइल फाउंडेशंस का उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि लंबे मजबूत खंभों को जमीन में गहराई तक गाड़ा जा रहा है। पाइल फाउंडेशंस मूल रूप से यही होते हैं। स्टील या कंक्रीट से बने ये पाइल्स ब्रिज के वजन को नदी के तल से बहुत नीचे बेडरॉक तक स्थानांतरित करते हैं, जिससे चैलेंजिंग सॉइल कंडीशंस में भी स्थिरता सुनिश्चित होती है। इन पाइल्स के व्यास और गहराई की गणना सावधानीपूर्वक की जाती है ताकि भारी दबाव का सामना कर सकें। हमने साइट का सर्वेक्षण किया, अपने पिलर्स डिजाइन किए और अब सीधे पानी का सामना करने का समय आ गया है। लेकिन आप पानी के भीतर किसी चीज का निर्माण कैसे करते हैं? यहीं पर कॉफर डैम्स और कैसॉन्स काम आते हैं। नदी के तल पर रखे एक विशाल वाटरटाइट बॉक्स की कल्पना करो। यही एक कॉफर डैम है। यह एक बैरियर का काम करता है, पानी को रोकता है और निर्माण के लिए एक ड्राई वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। दूसरी ओर कैसॉन्स समान संरचनाएं हैं, लेकिन नीचे से खुली होती हैं। एक बार जगह पर आ जाने के बाद कॉफर डैम या कैसॉन के अंदर के पानी को पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे नीचे नदी का तल दिखाई देता है। यह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ड्राई एनवायरनमेंट में काम करने, नींव रखने और ब्रिज पिलर को जमीन से ऊपर बनाने की अनुमति देता है। कॉफर डैम लगने और नदी के तल के खुलने के साथ असली काम शुरू होता है। हमें अपने ब्रिज पिलर के लिए एक मजबूत और स्थिर नींव बनाने के लिए पाइल्स को जमीन में गहराई तक गाड़ना होगा। पाइल्स को जमीन में गाड़ने के लिए बड़े, शक्तिशाली हथौड़ों का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर हाइड्रोलिकली पावर्ड होते हैं। भारी बल के साथ ये हथौड़े बार बार पाइल पर प्रहार करते हैं, उसे तब तक गहरा और गहरा धकेलते हैं जब तक कि वह वांछित गहराई या पर्याप्त रूप से प्रतिरोधी परत तक न पहुंच जाए। यह प्रक्रिया शोरगुल वाली होती है, धातु की आवाज का एक तालमेल, लेकिन यह एक मजबूत नींव बनाने के लिए आवश्यक है। पाइल्स विशाल कीलों की तरह काम करते हैं, ब्रिज पिलर को पृथ्वी से जोड़ते हैं और प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ इसकी स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। भाग 5, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्रिज पिलर्स की रीढ़। पाइल्स के मजबूती से लग जाने के बाद हम पिलर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अधिकांश आधुनिक पुलों के लिए पसंद की जाने वाली सामग्री रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, जो कंक्रीट और स्टील का मिश्रण है। कंक्रीट हालांकि कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में कमजोर होता है। दूसरी ओर स्टील टेंशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। कंक्रीट के भीतर स्टील बार्स या रीइंफोर्समेंट लगाकर हम एक कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं जो कंप्रेशन और टेंशन दोनों तरह के बलों का सामना कर सकता है। स्टील के एक ढांचे की कल्पना करो, आपस में जुड़े हुए बार्स का एक पिंजरा, जिसे सावधानीपूर्वक कॉफर डैम के भीतर रखा गया है। यह स्टील रीइंफोर्समेंट कंक्रीट को मजबूती और लचीलापन देता है, जिससे पिलर अपने पूरे जीवन काल में भारी भार और तनाव का सामना कर सकता है। भाग 6, पानी की परीक्षा, मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करना। एक बार कंक्रीट के सख्त हो जाने और पिलर के ऊंचा खड़ा हो जाने पर परीक्षण का समय आ गया है।
जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट के ठीक होने पर नजर रखता है, वैसे ही इंजीनियर्स पिलर की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करते हैं। एक महत्वपूर्ण परीक्षण लोड टेस्ट है। इसमें पिलर पर उसके सामान्य जीवन के दौरान अनुभव होने वाले भार से अधिक भार डाला जाता है। सेंसर्स पिलर की प्रतिक्रिया की सावधानीपूर्वक निगरानी करते हैं, किसी भी विक्षेपण या तनाव को मापते हैं। ये परीक्षण डिजाइन गणनाओं को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पिलर पुल और यातायात के भार को सुरक्षित रूप से संभाल सके। पुल के जीवनकाल के दौरान नियमित निरीक्षण भी किसी भी संभावित समस्या की पहचान करने और उसे बड़ी समस्या बनने से पहले दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7। स्थायी पुल टिकाऊ संरचनाओं के लिए तकनीकें। पुल का निर्माण केवल वर्तमान के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के बारे में है। हम चाहते हैं कि हमारे पुल आने वाली पीढ़ियों तक टिके रहें, तूफानों और समय की कसौटी पर खरे उतरें। इसे प्राप्त करने के लिए हम उनकी लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक नींव की गहराई है। नींव जितनी गहरी होगी, संरचना उतनी ही स्थिर होगी। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कटाव या भूकंपीय गतिविधि से ग्रस्त हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग है। कंक्रीट को अक्सर पानी और रसायनों से जंग के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए विशेष कोटिंग्स या एडमिक्सचर्स के साथ उपचारित किया जाता है। स्टील के पुर्जों को जंग और डिग्रेडेशन से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड किया जाता है या प्रोटेक्टिव लेयर्स के साथ लेपित किया जाता है। भाग 8। तत्वों से जूझना, हाइड्रोडायनामिक्स और भूकंपीय डिजाइन। पानी के ऊपर बने पुलों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पानी का निरंतर बहाव, खासकर बाढ़ के दौरान, पिलर्स पर भारी दबाव डाल सकता है। भूकंप संरचना की नींव को हिला सकते हैं। इन बलों का मुकाबला करने के लिए इंजीनियर्स हाइड्रोडायनामिक और सीस्मिक डिजाइन सिद्धांतों को शामिल करते हैं। हाइड्रोडायनामिक डिजाइन पिलर्स के आसपास पानी के बहाव पर विचार करता है, उन्हें आकार देता है ताकि प्रतिरोध और कटाव को कम किया जा सके। साइस्मिक डिजाइन पुल की भूकंपों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें लचीली सामग्रियों का उपयोग करना, भूकंपीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डैम्पर्स जोड़ना और संरचना को भूकंप का विरोध करने के बजाय उसके साथ चलने के लिए डिजाइन करना शामिल हो सकता है। भाग 9। रखरखाव मायने रखता है। पुलों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य। सर्वोत्तम डिजाइन और निर्माण के बावजूद पुलों को मजबूत और सुरक्षित रहने के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। जैसे कार को नियमित सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुलों को अपनी लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नियमित निरीक्षण इंजीनियर्स को किसी भी समस्या की पहचान करने और उसे बड़ी समस्या बनने से पहले दूर करने की अनुमति देते हैं। इसमें कंक्रीट में दरारों की मरम्मत करना, स्टील के कोरोडेड पुर्जों को बदलना या यहां तक कि नींव को मजबूत बनाना शामिल हो सकता है। रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है, हमारे पुलों की सुरक्षा और लंबी उम्र में एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह इन महत्वपूर्ण कड़ियों को संरक्षित करने के बारे में है, यह सुनिश्चित करना कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए समुदायों को जोड़ना और परिवहन की सुविधा प्रदान करते रहें। भाग 10। भविष्य का सेतु, जलीय निर्माण में नवाचार। ब्रिज इंजीनियरिंग की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। नई सामग्री, प्रौद्योगिकियां और तकनीकें उभर रही हैं जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। एक रोमांचक क्षेत्र सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का विकास है। यह अभिनव सामग्री हीलिंग एजेंट्स से भरे माइक्रोकैप्सूल्स को शामिल करती है। जब कोई दरार बनती है तो कैप्सूल्स हीलिंग एजेंट्स छोड़ते हैं, प्रभावी रूप से दरार की मरम्मत करते हैं और संरचना के जीवन काल को बढ़ाते हैं। नवाचार का एक अन्य क्षेत्र एडवांस्ड कंपोजिट्स का उपयोग है। ये सामग्री पारंपरिक स्टील और कंक्रीट से मजबूत और हल्की होने के कारण पतले, अधिक कुशल पुल संरचनाओं के निर्माण की रोमांचक संभावनाएं प्रदान करती हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम और भी ज्यादा जबरदस्त नवाचारों की उम्मीद कर सकते हैं जो पानी के ऊपर पुलों के निर्माण की कला और विज्ञान को और भी बेहतर बनाएंगे।